नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं धर्मवीर भारती के उपन्यास गुनाहों का देवता। गर्मी का मौसम आ गया था। चंदर सुबह कॉलेज जाता, दोपहर को सोता और शाम को वह नियमित रूप से पम्मी को लेकर घूमने जाता। डॉक्टर साहब कार छोड़ गए थे। कार पम्मी और चंदर को लेकर दूर दूर का चक्कर लगाया करती थी। इस बार उसने अपनी छुट्टियां दिल्ली में ही बिताने की सोची थी। पम्मी ने भी तय किया था कि मसूरी से लौटते समय जुलाई में वह एक हफ्ते आकर डॉक्टर शुक्ला की मेहमानी करेगी और दिल्ली के पूर्व परिचितों से भी मिल लेगी। यह नहीं कहा जा सकता कि चंदर के दिन अच्छी तरह नहीं बीत रहे थे। उसने अपना अतीत भुला दिया था और वर्तमान को वह पम्मी की नशीली निगाहों में डूबो चुका था। भविष्य की उसे कोई खास चिंता नहीं थी। उसे लगता था कि यह पम्मी की निगाहों के बादलों और स्पर्शों को फूलों की जादू भरी दुनिया अमर है, शाश्वत है। इस जादू ने हमेशा के लिए उसकी आत्मा को अभिभूत कर लिया है। ये होठ कभी अलग ना होंगी। यह बाहुपास इसी तरह उसे घेरे रहेगा और पम्मी की गरम तरुण सांसें सदा इसी प्रकार उसके कपलों को सिहराती रहेंगी। आदमी का विश्वास हमेशा सीमाएं और अंत भूल जाने का आदी होता है। चंदर भी सब कुछ भूल चुका था। अप्रैल की एक शाम दिन भर लू चलकर अब थक गई थी, लेकिन दिन भर की लू की वजह से आसमान में इतनी धूल भर गई थी कि धूप भी हल्की पड़ गई थी। माली बाहर छिड़काव कर रहा था। चंदर सोकर उठा था और सुस्ती मिटा रहा था। थोड़ी देर बाद वह उठा, दिशाओं की ओर निरुद्देश्य देखने लगा। बड़ी उदास सी शाम थी। सड़क भी बिल्कुल सूनी थी। सिर्फ दो एक साइकिल सवार लू से बचने के लिए कानों पर तौलिया लपेटे हुए चले जा रहे थे। एक बर्फ का ठेला भी चला जा रहा था। जाओ बर्फ ले आओ, चंदन ने माली को पैसे देते हुए कहा। माली ने ठेला वाले को बुलाया। ठेला वाला आकर फाटक पर रुक गया। माली बर्फ तोड़वा ही रहा था कि एक रिक्शा जिस पर पर्दा बंधा था वह भी फाटक के पास मुड़ा और ठेले के पास आकर रुक गया। ठेला वाले ने ठेला पीछे किया। रिक्शा अंदर आया। रिक्शा में कोई पर्दानसीन औरत बैठी थी, लेकिन रिक्शा के साथ कोई नहीं था। चंदर को ताज्जुब हुआ। कौन पर्दानसीन यहाँ आ सकती है? रिक्शा से एक लड़की उतरी जिसे चंदर नहीं जानता था, लेकिन बाहर का पर्दा जितना गंदा और पुराना था, लड़की की पोशाक उतनी ही साफ और चुस्त। वह सफेद रेशम की सलवार, सफेद रेशम का चुस्त कुर्ता और उस पर बहुत हल्के शरबती फालसई रंग की चुन्नी ओढ़े हुई थी। वह उतरी और रिक्शा वाले से बोली, अब घंटे भर में आकर मुझे ले जाना। रिक्शा वाला सिर हिलाकर चल दिया और वह सीधे अंदर चल दी। चंदर को बड़ा अचरज हुआ। यह कौन है? कौन हो सकती है जो इतनी बेतकल्लुफी से अंदर चल दी? उसने सोचा, शायद शरणार्थियों के लिए चंदा मांगने वाली कोई लड़की हो, मगर अंदर तो कोई है ही नहीं। उसने चाहा कि रोक दे, फिर उसने नहीं रोका। सोचा खुद ही अंदर खाली देखकर लौट आएगी। माली बर्फ लेकर आया और अंदर चला गया। वह लड़की लौटी। उसके चेहरे पर कुछ आश्चर्य और कुछ चिंता की रेखाएं थी। अब चंदन ने उसे देखा। एक सांवली लड़की थी, कुछ उदास, कुछ बीमार सी लगती थी। आंखें बड़ी बड़ी लगती थी, जो रोना भूल चुकी है और हंसने में भी असक्त है। चेहरे पर एक पीली छाया थी। ऐसा लगता था देखने ही से कि लड़की दुखी है, पर अपने को संभालना जानती है। वह आई और बड़ी फीकी मुस्कान के साथ, बड़ी शिष्टता के स्वर में बोली, चंदर भाई सलाम। सुधा क्या ससुराल में है? चंदर का आश्चर्य और भी बढ़ गया।
यह तो चंदर को जानती भी है। जी हाँ, वह ससुराल में है। आप? और बिंदी कहाँ है? लड़की ने बात काट कर पूछा। बिंदी दिल्ली में है। क्या उसकी भी शादी हो गई? जी नहीं, डॉक्टर साहब आजकल दिल्ली में हैं। वह उन्हीं के पास पढ़ रही है। बैठ तो जाइए, चंदन ने कुर्सी खिसका कर कहा। अच्छा, तो आप यहीं रहते हैं अब? नौकर हो गए होंगे? जी हाँ, चंदन ने अचरज में डूबकर कहा। लेकिन आप इतनी जानकारी और परिचय की बातें कर रही हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं, क्षमा कीजिएगा। वह लड़की हंसी, जैसे अपनी किस्मत, जिंदगी, अपने इतिहास पर हंस रही हो। आप मुझको कैसे पहचान सकते हैं? मैं जरूर आपको देख चुकी थी। मेरे आपके बीच में दरअसल एक रोशनदान था। मेरा मतलब सुधा से है। ओ, मैं समझा, अब गेसु हैं। जी हाँ। और गेसु ने बहुत तमीज से अपनी चुन्नी ओढ़ ली। आप तो शादी के बाद जैसे बिल्कुल खो ही गई। अपनी सहेली को भी एक खत नहीं लिखा। अख्तर मियाँ मजे में हैं? आपको यह सब कैसे मालूम? बहुत आकुल होकर गेसु बोली और उसकी पीली आंखों में और भी मैलापन आ गया। मुझे सुधा से मालूम हुआ था। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आप हम लोगों को एक दावत जरूर देंगी, लेकिन कुछ मालूम ही नहीं हुआ। एक बार सुधा जी ने मुझे आपके यहाँ भेजा तो मालूम हुआ कि आप लोगों ने मकान ही छोड़ दिया है। जी हाँ, मैं देहरादून में थी। अम्मी जान वगैरह सभी वहीं थी। अभी हाल में वहाँ कुछ पनाहगीर पहुँचे। पनाहगीर? जी, पंजाब के सिख वगैरह। कुछ झगड़ा हो गया तो हम लोग चले आए। अब हम लोग यहीं हैं। अख्तर मियाँ कहाँ हैं? मिर्जापुर में पीतल का रोजगार कर रहे हैं और उनकी बीवी देहरादून में थी। यह सजा क्यों दिया आपने उन्हें? सजा की कोई बात नहीं। गेसु का स्वर घुटता हुआ सा मालूम दे रहा था। उनकी बीवी उनके साथ है। क्या मतलब? आप तो अजब सी बातें कर रही हैं। अगर मैं भूल नहीं करता तो आपकी शादी? जी हाँ, बड़ी ही उदास हंसी हंसकर गेसु बोली। आपसे चंदर भाई मैं क्या छिपाऊंगी, जैसे सुधा वैसे आप। मेरी शादी उनसे नहीं हुई। अरे, गुस्ताखी माफ कीजिएगा। सुधा तो मुझसे कह रही थी कि अख्तर मुझसे मोहब्बत करते हैं। गेसु बात काट कर बोली और बड़ी गंभीर हो गई और अपनी चुन्नी के छोर में टके हुए सितारे को तोड़ते हुए बोली। मैं सचमुच नहीं समझ पाई कि उनके मन में क्या था। उनके घर वालों ने मेरे बजाय फूल को ज्यादा पसंद किया। उन्होंने फूल से ही शादी कर ली। अब अच्छी तरह नींव रही है दोनों की। फूल तो इतने अरसे में एक बार भी हम लोगों से मिलने नहीं आई। अच्छा? चंदर चुप होकर सोचने लगा। कितनी बड़ी प्रवंचना हुई इस लड़की की जिंदगी में और कितने दबे शब्दों में यह कहकर चुप हो गई। एक भी आंसू नहीं, एक भी सिसकी नहीं, संयत स्वर और फीकी मुस्कान बस। चंदर चुपचाप उठकर अंदर गया। महाराजीन आ गई थी। कुछ नाश्ता और शरबत भेजने के लिए कहकर चंदर बाहर आया। गेसु चुपचाप लन की ओर देख रही थी। शून्य निगाहों से चंदर आकर बैठ गया और बोला, बहुत धोखा दिया आपको। छी, ऐसी बात नहीं करते चंदर भाई। कौन जानता है कि यह अख्तर की मजबूरी रही हो। जिसको मैंने अपना सरताज माना उसके लिए ऐसा ख्याल भी दिल में लाना गुनाह है। मैं इतनी गिरी हुई नहीं कि यह सोचूं कि उन्होंने धोखा दिया। गेसु दांत तले जबान दबाकर बोली। चंदर दंग रह गया। क्या गेसु अपने दिल से कह रही है? इतना अखंड विश्वास है गेसु को अख्तर पर? शरबत आ गया था। गेसु ने तकल्लुफ नहीं किया, लेकिन बोली, आप बड़े भाई हैं, पहले आप शुरू कीजिए। आपकी फिर कभी अख्तर से मुलाकात नहीं हुई? चंदन ने एक घूंट पीकर कहा। हुई क्यों नहीं, कई बार वह अम्मीजन के पास आए। आपने कुछ नहीं कहा। कहती क्या? यह सब बातें कहने सुनने की होती है। और फिर फूल वहाँ आराम से है।
अख्तर भी फूल को जान से ज़्यादा प्यार से रखते हैं। यही मेरे लिए बहुत है। और अब कहकर क्या करूँगी? जब फूल से शादी तय हुई और वे राजी हो गए तभी मैंने कुछ नहीं कहा। अब तो फूल की मांग, फूल का सुहाग मेरे लिए सुबह की अजान से ज़्यादा पाक है। गेसु ने शरबत में निगाहें डुबाए हुए कहा। चंदर क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, अब आपकी शादी अम्मीजान कब कर रही हैं? कभी नहीं। मैंने कष्ट कर लिया है कि मैं शादी ताम्र नहीं करूँगी। देहरादून की मैटरनिटी सेंटर में काम सीख रही थी। कोर्स पूरा हो गया है। अब किसी अस्पताल में काम करूँगी। आप? क्यों? आपको ताज्जुब क्यों हुआ? मैंने अम्मीजान को इस बात के लिए राजी कर लिया है। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। चंदन ने शरबत से बर्फ निकालकर फेंकते हुए कहा, मैं आपकी जगह होता तो दूसरी शादी करता और अख्तर से भरसक बदला लेता। बदला? गेसु मुस्कुराकर बोली, छी चंदर भाई, बदला, गुरेज, नफरत, इससे आदमी ने कभी सुधरा है ना सुधरेगा। बदला और नफरत तो अपने मन की कमजोरी को जाहिर करते हैं। और फिर बदला मैं लूं किससे? उससे, दिल की तन्हाई में जिसके सजेद पड़ती हूँ। यह कैसे हो सकता है? गेसु के माथे पर विश्वास का तेज दमक उठा। उसकी बीमार आंखों में धूप लहलहा उठी और उसका कंचनलता सा जन जगमगाने लगा। कुछ ऐसी दृढ़ता थी उसकी आवाज में, ऐसी गहराई थी उसकी ध्वनि में कि चंदर देखता ही रह गया। वह जानता था कि गेसु के दिल में अख्तर के लिए कितना प्रेम था। वह यह भी जानता था कि गेसु अख्तर की शादी के लिए किस तरह पागल थी। वह सारा सपना ताश के महल की तरह गिर गया और परिस्थितियों ने नहीं, खुद अख्तर ने धोखा दिया। लेकिन गेसु है कि माथे पर सिकन नहीं, भौहों में बल नहीं, होठों पर शिकायत नहीं। नारी के जीवन का यह कैसा अमिट विश्वास था, यानी जिसे गेसु ने अपने प्रेम का स्वर्ण मंदिर समझा था, वह ज्वालामुखी बनकर फूट गया और उसने दर्द का पिघली आग की धारा में गेसु को डुबो देने की कोशिश की। लेकिन गेसु है कि अटल चट्टान की तरह खड़ी है। चंदर के मन में कहीं कोई टिस उठी। उसके दिल की धड़कनों ने कहीं पर उससे पूछा, और चंदर, तुमने क्या किया? तुम पुरुष थे, तुम्हारे सबल कंधे किसी के प्यार का बोझ क्यों नहीं ढो पाए चंदर? लेकिन चंदन ने अपनी अंतःकरण की आवाज को अनसुनी करते हुए पूछा, तो आपके मन में जरा सा भी दर्द नहीं अख्तर को ना पाने का? दर्द? गेसु की आवाज डूबने लगी। निगाहों की जर्द पंखुड़ियों पर हल्की पानी की लहर दौड़ गई। दर्द? यह तो सिर्फ सुधा समझ सकती है चंदर भाई। बचपन से वह मेरे लिए क्या थी यह वही जानती थी। मैं तो उनका सपना देखते देखते उनका सपना ही बन गई थी। लेकिन खैर, दर्द इंसान के यकीदे को और मजबूत ना कर दे, आदमी के कदमों को और ताकत ना दे, आदमी के दिल को ऊंचाई ना दे, तो इंसान क्या? दर्द का हाल पूछते हैं आप? कयामत के रोज तक मेरी मैयत उन्हीं का आसरा देखेगी चंदर भाई। लेकिन इसके लिए जिंदगी में तो खामोशी रहना होगा, बंद घर में जलते हुए चिराग की तरह घुलना होगा। और अगर मैंने उनको अपना माना है तो वह मिलकर ही रहेंगी। आज ना सही, कयामत के बाद सही। मोहब्बत की दुनिया में जैसे एक दिन उनके बिना कट जाता है, वैसे एक जिंदगी उनके बिना कट जाएगी। लेकिन उसके बाद वे मेरे होकर रहेंगे। चंदर का दिल कांप उठा। गेसु की आवाज में तारे बरस रहे थे। और आपसे क्या कहूँ चंदर भाई, क्या आपकी बात मुझसे छिपी है? मैं जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ।
सच पूछिए तो जब मैंने देखा कि आप कितनी खामोशी से अपनी दुनिया में आग लगते देख रहे हैं और फिर भी हंस रहे हैं, तो मैंने आपसे सबक लिया। हमें नहीं मालूम था कि हम और आप दोनों भाई बहनों की किस्मत एक सी है। चंदर के मन में जाने कितने घाव कसक उठे, उसके मन में जाने कितना दर्द उमड़ने सा लगा। गेसु उसे क्या समझ रही है मन में, और वह कहाँ पहुंच चुका है। जिसने चंदर की जिंदगी से अपने मन का दीप जलाया, वह आज देवता के चरण तक पहुंच गया। लेकिन चंदर के मन की दीपशिखा उसने अपने प्यार की चिता जला डाली। चंदर के मुंह पर ग्लानि की कालिमा छा गई। गेसु चुपचाप बैठी थी। सहसा बोली, चंदर भाई, आपको याद है पिछले साल इन्हीं दिनों में सुधा से मिलने आई थी और हसरत आपको मेरा सलाम कहने गया था। याद है? चंदन ने बहुत भारी स्वर में कहा। इस एक साल में दुनिया कितनी बदल गई। गेसु ने एक गहरी सांस लेकर कहा, एक बार ये दिन चले जाते हैं, फिर बेदर्द कभी नहीं लौटते। कभी कभी सोचती हूँ कि सुधा होती तो फिर कॉलेज जाते, क्लास में शोर मचाते, भागकर घास में लेटते, बादलों को देखते, शेर कहते और वह चंदर की और हम अख्तर की बातें करते। गेसु का गला भर आया और एक आंसू चू पड़ा। सुधा की ब्याह शादी का हाल बताइए, कैसे है उनकी सोहर? चंदर के मन में आया कि वह कह दे, गेसु क्यों लज्जित करती हो, मैं वह चंदर नहीं हूँ। मैंने अपने विश्वास का मंदिर भ्रष्ट कर दिया। मैं प्रेत हूँ। मैंने सुधा के प्यार का गला घोंट दिया है। लेकिन पुरुष का गर्व, पुरुष का छल उसे यह भी नहीं मालूम होने दिया कि उसका विश्वास चूर चूर हो चुका है और पिछले कितने ही महीनों से उसने सुधा को खत लिखना भी बंद कर दिया है और यह भी नहीं मालूम करने का प्रयास किया कि सुधा मरती है या जीते। घंटा भर तक दोनों सुधा के बारे में बातें करते रहे। इतने में रिक्शा वाला लौट आया। गेसु ने उसे ठहरने का इशारा किया और बोली, अच्छा जरा सुधा का पता लिख दीजिए। चंदन ने एक कागज पर पता लिख दिया। गेसु ने उठने का उपक्रम किया तो चंदर बोला, बैठिए, अभी आपसे बातें करके आज जाने कितने दिनों की बातें याद आ रही हैं। गेसु हंसी और बैठ गई। चंदर बोला, आप अभी तक कविताएं लिखते हैं? कविताएं? गेसु फिर हंसी और बोली, जिंदगी कितनी हमगीर है, कितनी पुरशोर है और इस शोर में नगमों की हकीकत कितनी। अब हड्डियां, नसें, प्रेशर पाइप, पट्टियां और मरहमों से में दिन बीता जा रहा है। अच्छा चंदर भाई, सुधा अभी उतनी ही शौक है, उतनी ही शरारती है। नहीं, चंदन ने बहुत उदास स्वर में कहा, जाओ कभी देख आओ ना। नहीं, जब तक कहीं जगह नहीं मिल जाती तब तक तो इतनी आज़ादी नहीं मिलेगी। अभी यही हूँ, उसी को बुलाऊंगी और उसके पतिदेवता को लिखूंगी। कितना सूना लग रहा है घर, जैसे भूतों का बसेरा हो, जैसे परेत रहे हो। क्यों परेत बना रही हैं आप? मैं रहता हूँ इसी घर में। चंदर बोला, अरे मेरा मतलब यह नहीं था। गेसु हंसते हुए बोली, अच्छा अब मुझे तो अम्मीजान नहीं भेजेंगे। आज जाने कैसे अकेले आने की इजाज़त दे दी। आपको किसी दिन बुलाऊं तो आइएगा जरूर। हाँ आऊँगा गेसु, जरूर आऊँगा, चंदन ने बहुत स्नेह से कहा। अच्छा भाईजान, सलाम, नमस्ते। गेसु जाकर रिक्शा पर बैठ गई और पर्दा तन गया। रिक्शा चल दिया। चंदर एक अजीब सी निगाह से देखता रहा, जैसे अपने अतीत की कोई खोई हुई चीज ढूंढ रहा हो। फिर धीरे धीरे लौट आया। सूरज डूब गया था। वह घूस लिखना बंद कर नहाने बैठ गया। जाने कहाँ कहाँ मन भटक रहा था उसका। चंदर मन का अस्थिर था, मन का बुरा नहीं था। गेसु ने आज उसके सामने अचानक वह तस्वीर रख दी थी
जिसमें वह स्वर्ग की ऊंचाइयां पर मंडराया करता था और जहाँ